नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी और हम क्या चला रहे हैं, बायोलॉजी का सारे चैप्टर्स का सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट क्लास लिया हुआ था, क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ रखा हुआ है क्या क्या, पुष्प के बारे में, पुष्प के कितने भाग होते हैं और इन सारे पार्ट्स का क्या रोल होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है ये किस तरीके से बन रहा है। मेल गैमेटोफाइट आपका क्या बन रहा है, बेसिकली पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन क्या, पराग कण है। तो ये जो पराग कण है यही आपका मेल गैमीट बनाएगा और पॉलिनेशन करेगा, और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली निषेचन होता है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। आपने क्या क्या पढ़ा था, फ्लावर का जो पार्ट है उसमें आपने पढ़ा कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग में कौन कौन से होते हैं, इन 4 भागों में आपका होता है कैलिक्स। कैलिक्स बिल्कुल नीचे का भाग होता है, हरे रंग का जो भाग होता है कैलिक्स होता है। कैलिक्स, कैलिक्स जो है ये वर्ल है, ये क्या है, वर्ल मतलब ग्रुप है ना। किसका ग्रुप है, एक जो हमने पढ़ा था कि एक हरे रंग का भाग रहता है, बाह्य दल बोलते हैं उसको, सेपल कहते हैं। ये बाह्य दल क्या है, आपका जो पुष्प है उसको ढकने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाह्य दल। और इसके पूरे के पूरे समूह को क्या कहते हैं हम, कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अब बाह्य दल पुंज के थोड़ा सा ऊपर जाइए तो आपने क्या पढ़ा था, कोरोला होता है। बाह्य दल पुंज के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपने क्या पढ़ा, कोरोला होता है। कोरोला भी क्या है, समूह है। ठीक है, जिसको हम पुंज कह रहे हैं, समूह है। ये किसका समूह है भाई, ये है आपके पेटल का समूह। किसका समूह है, पेटल का समूह है। पेटल को हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, दल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दल। और इसी के समूह को क्या कहा जा रहा है, दल पुंज कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, दल पुंज कहा जा रहा है। ठीक है, अब ओके, अब हमने क्या देखा था कि 2 मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। 2 मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक आपने पढ़ा था पिस्टिल वाला भाग, पिस्टिल को और क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था किसका भाग, स्टैमेन वाला भाग, स्टैमेन को क्या कहते हैं, स्टैमेन के समूह को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, क्या क्या आपने पढ़ा, पिस्टिल, पिस्टिल है या फिर कार्पेल, इसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर का मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्त्री केसर कह रहे हैं। इस पिस्टिल में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से ऐसे कुछ घुंडी जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ये जो डंठल जैसा स्ट्रक्चर है आपके, इसको हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, सॉरी वृंत, ये है आपका वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र। डंठल जैसे जो स्ट्रक्चर है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये है आपका स्टाइल। क्या है, स्टाइल है। ठीक है, अब ये वाला जो ऊपर फूला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। ये है आपका स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। ये दोनों किसके भाग हैं बच्चों, ये हैं आपके पिस्टिल या कार्पेल के भाग हैं। क्लियर हो गया। ओके बच्चों, जो पिस्टिल और कार्पेल होता है, कई सारे कार्पेल होंगे तो उसी के पूरे समूह के, उसके वर्ल्ड को, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं हम, गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम हिंदी में क्या कह रहे हैं बच्चों, जायांग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जायांग। अब ये जायांग क्या है, जायांग है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग। यही जायांग आपका, इस जायांग में आपका क्या है, पिस्टिल में आपका आपने पढ़ा स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और नीचे एक और कुछ इस तरीके से, ये वाला स्ट्रक्चर ज़रा सा याद करना, कुछ इस तरीके से फूला हुआ भाग था नीचे, राइट। ये है आपका क्या, ये है ओवरी। क्या है, ओवरी। तो ओवरी भी पिस्टिल का भाग है। ठीक है, अब इसी ओवरी में अंदर क्या है हमारा, ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल है।
ठीक है, ये हो गया आपके गाइनोशियम का भाग हो गया। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपने पढ़ा हमारे पास है स्टैमेन है। स्टैमेन के कौन कौन से भाग होते हैं? फिलामेंट होता है और ऊपर भी एक घुंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लोब होते हैं, जिसके 2 कोस्ट होते हैं। क्या कौन कौन से 2 कोस्ट हैं? तो बाइलोबियल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। ये कुछ इस तरीके का भाग आपने पढ़ा था, राइट। ये क्या है आपका? एंथर है, पराग कोश है। क्या कहते हैं इसको? पराग कोश कहते हैं, राइट। और ये आपका क्या है? ये है आपका फिलामेंट है। क्या है आपका? फिलामेंट है, जिसको हम वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ये दोनों किसके भाग हैं? ये दोनों आपके भाग हैं किसके? स्टैमेन के भाग हैं। किसके भाग हैं? स्टैमेन के। पुंकेसर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पुंकेसर। कई सारे स्टैमेन होते हैं। कल वाले फ्लावर का उसका स्ट्रक्चर ज़रा सा याद करो, ढेर सारे स्टैमेन थे। तो कई सारे स्टैमेन जब होंगे, मिनी स्टैमेन जब होंगे, बहुत सारे होंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा था इसी एंड्रोशियम के बारे में। क्या पढ़ा था? एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम के कौन से स्ट्रक्चर के बारे में? एंथर। क्योंकि इसी एंथर में आपका क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन बन रहा था, राइट। हमने क्या देखा था कि हमारा एंथर जो है 2 कोस्ट दिख रहा है, 1 2, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि हमारा जो एंथर है ये बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब्ड है, राइट। अब इस एंथर में, एक एंथर में 2 थीकास पाए जा रहे थे, 2 कोस्ट पाए जा रहे थे। याद करिए, कुछ इस तरीके से आपने देखा था। 1 सेकेंड। कुछ इस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 ऐसे थे। तो एक जगह पर 2 कोस्ट हैं, तो इसको हम क्या कह रहे थे? डाइथीकस कह रहे थे। क्या कह रहे थे? डाइथीकस कह रहे थे। यानी कि इस 2 एंथर में कितने कोस्ट हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। और इसी एंथर सैक में, पराग कोष्ठ में क्या बन रहे थे? हमारे बन रहे थे पराग कण बन रहे थे। ठीक है, आज देखेंगे, हमने कल ये चीज़ देख ली थी कि हमारे जो पराग कण थे वो क्या कर रहे थे? मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना रहे थे। कितने माइक्रोस्पोर बन रहे थे? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, राइट। 4 माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस बना। फिर यही माइक्रोस्पोर क्या कर रहा था? माइटोसिस करके, समसूत्री विभाजन करके क्या कर रहा था? ये समसूत्री विभाजन से आपका इसने बनाया क्या? मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर बनाया। तो जब माइक्रोस्पोर बनाया तो आगे डिवाइड करके ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखा था। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर कुछ आपने देखा था। लेट्स से कि ये है आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। क्या कर रहा है? ये मियोसिस कर रहा है। मियोसिस कर रहा है। मियोसिस करके ये क्या बना रहा है? 2 माइक्रोस्पोर बना रहा है। 2 माइक्रोस्पोर बनाया, फिर से मियोसिस किया, फिर मियोसिस करके क्या कर रहा है? 4 माइक्रोस्पोर बनाया। क्या बनाया? 4 माइक्रोस्पोर बनाया। इसको हम कह रहे हैं टेट्राड। क्या कह रहे हैं? टेट्राड। इसको हम कह रहे हैं डायाड। क्या कह रहे हैं? डायाड। 2 माइक्रोस्पोर बन गए डायाड, 4 माइक्रोस्पोर बन गए टेट्राड। अब यही माइक्रोस्पोर आपका क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। और माइटोसिस करके क्या बना रहा है आपका? मेल गैमेटोफाइट बना रहा है। क्या बना रहा है? मेल गैमेटोफाइट। इसमें हमने क्या देखा कि 2 सेल स्ट्रक्चर दिख रहे थे जब ये जनरेट कर रहा है। ये बड़ा वाला सेल जो है आपका, इसको हम कह रहे थे वेजिटेटिव सेल कह रहे थे। क्या कह रहे थे इसको बेटा? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये है आपका वेजिटेटिव सेल और नीचे जो है आपका ये है जनरेटिव सेल। कौन सा सेल? जनरेटिव सेल कह रहे थे। यही आपका जनरेटिव सेल, जनन कोशिका, यही जनन कोशिका आगे आपकी डिवाइड होकर के क्या बनाती है? 2 मेल गैमीट बनाती है। क्या बनाती है? 2 मेल गैमीट बनाती है, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि जो हमारा
पॉलन ग्रेन बन रहा है। ये हमारा क्या है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है। यही पॉलन ग्रेन में हमने क्या देखा था कि पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से, कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है, कुछ ऐसे होता है, राइट। यहाँ पर कुछ कुछ कहीं कहीं पर ये जो आपके एग्जाइन है ये खुले रहते हैं। ये एग्जाइन कहीं कहीं पर क्या होता है, खुला रहता है, राइट। इसको हम क्या कह रहे थे, जर्म पोर कह रहे थे। क्या कह रहे थे, जर्म पोर कह रहे थे। तो ये जर्म पोर क्यों है भाई, जर्म पोर इसलिए है ताकि जब आपका एंटाइन यहाँ से टूटे, टूटने के बाद ये क्या हो जाए, यहाँ से ये क्या बनाए, एक पॉलन ट्यूब बनाए। क्या बनाए, पॉलन ट्यूब बनाए। पॉलन ट्यूब क्यों बनाए भाई, यहाँ हम देख रहे हैं कि जनरेटिव सेल बन रहा है और क्या बन रहा है, वेजिटेटिव सेल बन रहा है। तो ये जो जनरेटिव सेल है, यही जनरेटिव सेल में क्या बन रहा है आपका, दो न्यूक्लियस बन रहा है। ये जो दो न्यूक्लियस बन रहा है जिसको हम मेल गैमीट कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, ये इसी पॉलन ट्यूब से किधर की तरफ जाता है, आपके ओव्यूल तक पहुंचता है। ठीक है बेटा, ये ओके। सो ये एक ओवरव्यू था हमारे कल के लेक्चर का। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना, देखेंगे कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है जब वो मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होने के बाद क्या करेगा आपका एंथर सैक, क्या होगा, टूटेगा। कल मैंने बोला था ना आपको कि एंथर सैक टूट जाता है। और कब टूटता है, मोस्टली प्लांट्स में हमने देखा था कि हमारा जो एंथर सैक है ये आपके दो सेल्ड स्ट्रक्चर जब रहता है तभी टूट जाता है। जब आपके जनरेटिव सेल रहते हैं और आपका क्या रहता है, आपका ये वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चर रहता है, तभी आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन टूट जाता है। जब आपका पॉलन ग्रेन टूट जाता है तो वो क्या होगा, जा करके दूसरे प्लांट पे जाएगा, स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा पर लैंड करेगा, वहाँ पर आपके माइटोटिकली डिवाइड होकर के ये क्या करेंगे, दो मेल गैमिट बनाएंगे और उसके बाद में ओवरी में, ओव्यूल में ये जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा हुआ है, परिपक्व पराग कोश का, आई एम सॉरी 1 सेकेंड, यस, परिपक्व पराग कोश का स्फुटन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, स्फुटन दिखा रहा है। डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर, क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ। पराग कोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर, क्या, मध्य स्तर, मिडिल लेवल और टेपिटम आपके क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। और पराग कोश का जो एपिडर्मिस वाला सबसे बाहरी लेयर जो है और एंडोथीशियम वाला लेयर आपका बाकी रह जाता है। ठीक। पराग कोश का जो स्फुटन होता है वो परागधानियों एंथर सैक से मिलने पर ट्रांसवर्स स्लिट्स होता है। ये देखो ये स्लिट दिखाई दे रहा है, स्लिट। अच्छा, आप मटर छीलते टाइम आपने देखा होगा कि मटर के छिलने का, खोलने का एक जगह से बीच में एक दरार जैसा बना रहता है। जब आप उसको खोलते हो तो आपके बीज क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके एंथर जो होता है, जो आपका एंथर सैक होता है, उसमें बीच बीच में एक स्लिट रहता है, एक दरार रहती है। जो ये दरार है, ये दरार आपकी क्या करती है, यहाँ से देखो यही फट जाती है, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी और आपके परागकण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग, ये अलग अलग टाइप के पौधे का जो आपका पॉलन सैक है उसमें दिखाया हुआ है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बना हुआ है, इसमें आपके पोर जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे आपका क्षैतिज रूप से दिखाएगा, ये फटेगा और यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, परागकण अलग हो जाएंगे। इस विधि को क्या कहा जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, परागकण का स्फुटन। अब परागकण जब फट जाएगा, आपका जो एंथर सैक है वो जब फटेगा तो क्या होगा, परागकण अलग हो जाएंगे। परागकण अलग हो जाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं तो जाना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाएगा वो, स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा पर जाएगा, लैंड करेगा। आगे क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर ज़रा सा आते हैं। डेहिसेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, डेहिसेंस क्या है, स्फुटन होता है। ठीक है। सो डेहिसेंस के बारे में पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा एक और देखेंगे कि ये जो आपके परागकण हैं, आपके परागकण का शेप बड़ा अलग अलग होता है। अलग अलग पौधों में जो परागकण बनते हैं ना, दो लेयर आपने पढ़ा था कि परागकण के एक एक्साइन वाला लेयर होता है, बाह्यचोल होता है, और दूसरा क्या होता है, एंटाइन वाला लेयर होता है, अंतःचोल जिसको कहते हैं। अब ज़रा बताओ बाह्यचोल का क्या काम था, और बाह्यचोल किसका बना हुआ था, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ था। स्पोरोपोलिनिन जो है उसको कोई भी केमिकल, कोई भी एंजाइम, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से परागकण को अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा था, संरक्षित करके रख दिया जा रहा था। कहाँ पे रखा जाता है, आपका ब्लड को संरक्षित करके कहीं ना कहीं रखा जाता है
हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। इसी तरीके से आपके परागकण को जब संरक्षित करके रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलन बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। एक और मेथड मैंने आपको बताया था कि परागकण को किस तरीके से संरक्षित रखा जाता है। -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में परागकण को आपको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। और जो परागकण को प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, पॉलन का फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, परागकण को क्या किया जाता है, जीवाश्मीकृत किया जाता है। ठीक है, ओके। सो ये देखो, इसके बाह्य चोल के आधार पर ये कई तरह के होते हैं, अलग अलग किस्म के दिखाए गए हैं। कहीं कहीं पे कांटेनुमा दिखाए गए हैं, कहीं पे बिल्कुल स्मूथ से दिखाए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये है आपके, ये कुछ इस तरीके से निकले हुए हैं इंटाइन्स। यहाँ पे देखिए, नॉट इंटाइन, ये एक्साइन है आपका। यहाँ पे जो बहुत कॉमन परागकण के बारे में हम पढ़ते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, राइट। कांटे जैसा ये निकला हुआ है। किस तरीके से ये निकला हुआ है, कांटे जैसा। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका जर्मिनल फरो है आपका। इस तरीके से ये पॉलन ग्रेन आपका दिखाई दे रहा है। इसका बाहरी परत है एक्साइन जो है, ये कैसा है, बिल्कुल कांटेनुमा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइन। बाह्य चोल के आधार पर इसका शेप जो है वो अलग अलग हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या, हाँ, हमें देखा होगा कि जब आपका स्प्रिंग सीजन आता है या पतझड़ आता है तो उसमें आपने देखा है क्या होता है, ये आपके कुछ लोगों को ये परागकण से एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। क्यों एलर्जी हो जाती है भाई, एलर्जी भाई उसके हमारे अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो कई बार हमें धूल से, धूप से, अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। तो कई सारे लोगों को पॉलन ग्रेन की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो अक्सर ये कब दिखता है लोगों में, जब आपका पतझड़ सीज़न आता है या फिर ये ऑटम सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, उस टाइम में फूलों के खिलने का और ये टाइम होता है तो उसमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कुछ लोग छींकते हैं, खांसते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई सारे लोगों के इससे गंभीर समस्या भी हो जाती है। अस्थमा जैसी दिक्कत आ जाती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रोंकाइटिस क्या है आपका, ब्रोंचियोल्स के बारे में पढ़ा होगा। फेफड़े का जो आंतरिक अंग होता है ब्रोंचियोल्स, और ब्रोंचियोल्स आके फर्दर डिवाइड होते हैं क्या, एल्वियोलाई में, जहाँ से आपका ऑक्सीजन डिलीवर होता है। ठीक है, तो कई सारे लोगों को उसमें दिक्कत होने लगती है और सांस लेने में ऐसे लोगों को समस्या होती है। तो रीड करूँ मैं, एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो आपके जैविक कारक में से क्या एक है, परागकण भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है एलर्जी कॉज करने के लिए। ये क्या करता है भाई, पुष्पन काल में जो स्प्रिंग सीजन होता है या फिर आपका ऑटम सीजन होता है तो उस टाइम में लोगों में ये एलर्जी का जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग का टाइम आता है तो उसमें एलर्जी हो जाती है। कई सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जिससे लोगों को क्या होता है, दिक्कत होता है। इसी में से एक आपका है क्या, पार्थीनियम नाम का एक खरपतवार है। ये जो पार्थीनियम है ये आया कहाँ से, तो जब गेहूं वगैरह हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था तो उसी के साथ में ये पार्थीनियम नाम की घास आ गई थी, जिसे गाजर घास भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, गाजर घास कहते हैं। तो ये जो खरपतवार है इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं लोगों में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बथुआ भी है जिसको हम चीनोपोडियम कहते हैं, ज्वार है, ये इनके भी परागकण हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सो परागकण से एलर्जी जो होती है कई सारे लोगों को होती है। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों में से भी किसी को परागकण से एलर्जी है। इसके अलावा क्या है, परागकण जो है वो खाने में भी इस्तेमाल होता है। यस, खाने में मतलब खाने के तौर पर नहीं, जैसे हम मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स की गोलियां लेते हैं, आप कहा जाता है कि फ्रूट्स वगैरह खाओ तो आपको विटामिन्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से परागकण के टैबलेट वगैरह को उसको सिरप के फॉर्म में लिया जाता है ताकि लोगों को ताकत मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले, ये सारी चीज़ें मिलें। तो परागकण काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं। ठीक है, ये किसको किसको दिया जाता है, जो लोग दौड़ते हैं, रेस करते हैं, एथलीट्स हो गए, या जो आपके रेस वाले जो घोड़े होते हैं उनको ये परागकण का टैबलेट और सिरप वगैरह दिया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। जो यूरोपियन देश हैं आपके, वहाँ पर परागकण को एज अ फूड सप्लीमेंट
इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परागकण की जीवन क्षमता क्या है? परागकण की जीवन क्षमता, देखो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ जीवन क्षमता होता है। ठीक है, जैसे हम जब पैदा हुए तो कहा जाता है कि हम अगले 70 सालों तक 60 सालों तक जीवित रह सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग जंतु के जीवन काल की अवधि अलग अलग होती है। तो भाई परागकण की भी जीवन काल की अवधि कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? परागकण की जीवन क्षमता, पॉलन वायबिलिटी। कितने दिन तक ये जीवित रह सकता है? जीवित रहने का क्या मतलब है कि परागकण जो है कितने दिन तक परागण में मदद कर सकता है, फर्टाइल है या नहीं है। ठीक है, तो कई अलग अलग जो आपके पौधे हैं उनकी फर्टिलिटी रेट अलग अलग होती है। किसकी फर्टिलिटी? पॉलन ग्रेन की फर्टिलिटी रेट अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ आपके ऐसे पौधे हैं जिनका पॉलन ग्रेन 10,000 सालों तक जीवित रहता है, कुछ आपके ऐसे पौधे हैं जो 2,000 सालों तक जीवित रहे, कुछ ऐसे भी पौधे आपके होते हैं जिनका जो पॉलन ग्रेन है आधे घंटे तक उसकी जीवन क्षमता रहती है। अगर आधे घंटे में पॉलिनेशन हो गया तब निषेचन हो जाएगा और नया पौधा बन सकता है। अदरवाइज आधे घंटे के बाद वो पॉलन ग्रेन उतना ज़्यादा क्या, वो मृत हो जाएगा कह लीजिए। ठीक है, यानी वो निषेचन अब नहीं करा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? परागकण की जीवन क्षमता क्या है, परागकण खाद्य के रूप में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा परागकण से एलर्जी क्या हो रही है। आई होप कि ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ओके बच्चों, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है परागकणों का वर्तिकाग्र पर या फिर प्रयोगशाला में अंकुरण कराना, यानी कि आपका नेचुरल पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जा रहा है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे कराया जाता है? आपकी लैब में स्लाइड्स पर पॉलन ग्रेन को रखा जाता है, बोरिक एसिड, कैल्शियम आयन एंड शुगर के प्रेजेंस में क्या कराया जाता है, जब उसको खाना दिया जाता है पॉलन ग्रेन को तो वो क्या होगा, डेवलप होगा, मेल गैमेट बनाएगा एंड देन पॉलिनेशन कराएगा, जर्मिनेट करा देता है। तो इस मेथड को कहा जाता है इन विट्रो पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है? इन विट्रो, प्रयोगशाला में पॉलिनेशन कराया जाता है। ओके, ठीक है। अब जस्ट लेट मी गो बैक और मैं देखती हूँ कि आपका पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर से रिलेटेड और कोई टॉपिक है या फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपना फीमेल गैमेटोफाइट पर। लेकिन उससे पहले, फीमेल गैमेटोफाइट से जाने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्या? हमारा पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक बार फिर से वापस से पीछे जाओ। क्या हुआ था आपका? एंथर सैक में आपके माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू थे। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू ने टेपिटम से खाना खाया तो क्या उनको मिला? वृद्धि कर गए। वो क्या बना दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस किया, अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री विभाजन करके क्या किया? आपके दो न्यूक्लियस बनाए, दो केंद्रक बनाए और उसके बाद फिर से मियोसिस करके 4 केंद्रक बनाया और आपके क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन गए, मेल गैमेटोफाइट बन गए। आपके माइक्रोस्पोर क्या है? वृद्धि करके क्या बन जाते हैं? परागकण बन जाते हैं। और वही परागकण क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो, आपके परागकण का ये है एक स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों। ये जो आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है हमारा एक्साइन। ये बाहर की तरफ वाला क्या है? आपका एक्साइन है, कांटेनुमा दिखाई दे रहा है। एंड आपका ये जो स्मूथ सरफेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका इंटाइन है। मैं फिर से एक बार हिंदी में इसको बोल दे रही हूँ, ये क्या है? आपका बाह्यचोल। ये क्या है? आपका अंतःचोल है बच्चों। बाह्यचोल अंतःचोल की विशेषता क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अंदर आपका क्या है? ये देखिए, ये है आपके साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म क्या काम करेगा? खाना देगा, न्यूट्रिशंस देगा। किसको देगा? आपके न्यूक्लियस को देगा। ठीक है, ये है बेटा आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इंटाइन है, ये आपका एक्साइन है। अब क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। अभी ये आपका जो पॉलन ग्रेन है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है मुझे कोई बताएगा? इसमें गुणसूत्रों की संख्या है बच्चों n नंबर। n नंबर का क्या? यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी है अभी। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो आपका अब पॉलन ग्रेन जो है फिर से माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके क्या करेगा? आपका एक बनाएगा जो जनरेटिव सेल और एक क्या बनाएगा? वेजिटेटिव सेल। क्या बनाएगा? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जर्म पोर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है ये बाहर से क्या होता है? एक सेकेंड,
ये बाहर से इस तरीके से ऐसे जो एक्साइन होता है कहीं कहीं पर ऐसे खुला रहता है, राइट। तो ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये आपके क्या बनाते हैं, जर्म पोर बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर आपके क्या बन रहा है, यहाँ है आपका जनरेटिव सेल और ये क्या है आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक बच्चों। ट्यूब न्यूक्लियस है, उसके बाद क्या हो रहा है आपका जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके क्या बना रही है, 2 मेल गैमीट बना रही है। जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके क्या बना रही है, 2 मेल गैमीट बना रही है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या काम करता है, वेजिटेटिव सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्टिव एजेंट की तरह आपका काम करता है। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो इंटाइन है यही क्या करता है, आपका पॉलन ट्यूब बनाने का काम कर रहा है। देखो ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये अब पॉलन ट्यूब बनाने का काम कर रही है। यही पॉलन ट्यूब आपका क्या करता है, आपकी स्टिग्मा में अंदर की तरफ, स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ होते हुए ओव्यूल में पहुंच जाती है। ये देखो ये है एक डेवलप्ड आपका पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये डेवलप्ड पॉलन ट्यूब है। यहाँ पे देखो ये 2 मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो आपका ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये क्या हो जाती है, पॉलिनेशन होने के बाद ट्यूब न्यूक्लियस आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में आपके ट्यूब न्यूक्लियस का कोई भी काम नहीं रहता है। देन आपका यही जो दोनों मेल गैमेट है ये आकर के आपके फीमेल गैमेटोफाइट से क्या करते हैं, फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करते हैं। और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएंगे, आपका सीड बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, ठीक है, एम्ब्रियो बनाने का काम करता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। कार्पेल आपका, ये क्या है आपका कार्पेल है। कार्पेल क्या है ज़रा बताइए तो। कार्पेल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या क्या होता है, आपका स्टाइल होता है, फिर स्टिग्मा होता है और नीचे क्या होती है, ओवरी होती है। इसी ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, और ये क्या है हमारा, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल। इसको हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये क्या है हमारा, अंडाशय, और ये क्या है हमारा, बीजांड। ठीक है बच्चों। सो एक कार्पेल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका बनता है फीमेल गैमीट आपका बनता है। ठीक है, तो इस फीमेल गैमीट बनने के प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले हम अपना समझ लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कार्पेल का भाग समझ लेते हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर है। स्टिग्मा, कार्पेल के कौन कौन से भाग है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और क्या है, ओवरी है। ओवरी में आपका क्या है, ओव्यूल है। ठीक है बेटा, ओव्यूल क्या होता है आपका, ओव्यूल जो होता है इस ओवरी में ऐसे छोटे छोटे गोलाकार संरचना की तरह लगे रहते हैं। एक सेकेंड, मैं बना रही हूँ ओव्यूल का आपका एक भाग। ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो फूला हुआ भाग है ये हमारा क्या है, ये है हमारा ओवरी। इसमें क्या लगा हुआ है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। इसमें देखो ये जो इस तरीके से एक डंठल जैसी दिख रही है, कुछ इस तरीके से इस ओव्यूल में ऐसे इसमें क्या लगे रहते हैं, ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल छोटे छोटे प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर ये ऐसे प्लेसेंटा के साथ में इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ये जो है आपका, ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा है। क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा है। इसको हम कहते हैं बीजांडासन, प्लेसेंटा कहते हैं। इंग्लिश में बोलिए, इजी रहेगा, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा आपके इस ओव्यूल को क्या करता है, ओव्यूल के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब देखिए ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या करता है, ये है हमारा ओव्यूल, और ये हमारा ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने का जो काम करता है ये है हमारा फ्यूनिकल। ये क्या है हमारा, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, अब इस फ्यूनिकल का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर आपके ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक छोटा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, सो ओव्यूल जो है हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल जो होता है, ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये पोर जैसा स्ट्रक्चर आपका होता है। जो हमारा ओव्यूल होता है बच्चों, मेच्योर ओव्यूल जो होता है हमारा, फर्टिलाइजेशन के बाद मेच्योर ओव्यूल हमारा क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में बदल जाता है। ठीक है, ज़रा सा मेच्योर ओव्यूल के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा कार्पेलरी स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम देखते हैं। कई सारे जब कार्पेल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, और कार्पेल जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है कि कई सारे आपके स्टिग्मा एक जगह पे एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, इस टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं सिंकार्पस कहते हैं। सिंकार्पस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड, सिंकार्पस। ठीक है, युक्तांडपी, यानी कि अंडप जो है आपके वो क्या हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से बिल्कुल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। सिंकार्पस आपका कार्पेल है ये। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपके स्ट्रक्चर है जिसमें आपके जो कार्पेल हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे कार्पेल आपके क्या है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस टाइप का जो आपका कार्पेल होता है इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। वियुक्तांडपी, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वियुक्तांडपी, यानी कि अंडप जो इसमें है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, कौन कौन में किसमें आपका सिंकार्पस टाइप का पाया जाता है, किसमें आपका एपोकार्पस टाइप का पाया जाता है। जो देखो ये जो आपका पेपर है, पॉपी वाला जो है, इसमें आपके सिंकार्पस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, युक्तांडपी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। राइट, ठीक है, यहाँ पे आपको, और ये जो आपका है ये चंपा माइसीलिया नाम के जो पौधे हैं, यहाँ पर आपके इन पौधों में आपके क्या दिखाई देता है, वियुक्तांडपी टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसमें कार्पेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपने एक और चीज़ एक और फिगर दिख रहा है इसमें, ये देखो क्या दिख रहा है, ये है आपके पूरे एक कार्पेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है, ये एक कार्पेल है। क्या क्या है, ओवरी है, स्टाइल है, और इसमें क्या है, स्टिग्मा है। ये है एक कार्पेल। फ्लावर में हमने क्या देखा था कि एक साथ कई सारे कार्पेल होते हैं। कार्पेल को और क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, कार्पेल की हो गई बात। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपके क्या बन रहे हैं, मेगास्पोर बन रहे हैं। आई एम सॉरी, नॉट माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। क्या है आपका, मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आपका मेगास्पोर बन रहा है। मेगास्पोर क्या है आपका, फीमेल गैमीट है। क्या है, फीमेल गैमीट है। तो आप मेच्योर मेगास्पोरेंजियम को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। मेच्योर मेगास्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो जो हमारा ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल कैसा बना होता है, एक सेकेंड, ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा ओव्यूल। हमारा ओव्यूल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। जो आप अभी हमने देखा था कि ओवरी में हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ओव्यूल आपका है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। 1 सेकेंड, बाहर की तरफ इसमें कुछ लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे कुछ बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये है हमारे स्पेशल टाइप के टिश्यूज़। कौन से टिश्यूज़, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़। कौन से टिश्यूज़,
पैरेनकाइमेटस टिश्यूज। पैरेनकाइमा टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं आपके, ये क्या बना रहे हैं, आपके ओव्यूल का आउटर लेयर बना रहे हैं, जिनको हम अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये अध्यावरण क्या होता है? कुछ कुछ ओव्यूल में आपके अध्यावरण की 2 परत पाई जाती है, कुछ कुछ आपके ओव्यूल में अध्यावरण की 1 ही परत पाई जाती है। तो जिन ओव्यूल में अध्यावरण की 2 परत पाई जाती है उसको बाइटेगमेंट कहते हैं, जिनमें 1 परत पाई जाती है उसको हम कहते हैं यूनिटेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिटेगमेंट कहते हैं। इसमें डबल होता है, 2 लेयर होती है। बाइटेगमेंट में सिंगल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिटेगमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिटेगमेंट कहते हैं। टेगुमेंट से बना हुआ है, टेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टेगमेंट है आपका बेटा, ये जो मध्य भाग है, कई सारे पैरेनकाइमेटस सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके न्यूसेलस बना रहे हैं। आपका न्यूसेलस बना रहा है, न्यूसेलस। बीजांड काय, क्या है ये? बीजांड काय। यही न्यूसेलस आपका मेच्योर ओव्यूल को क्या देता है? फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब इस मेच्योर ओव्यूल में हमारे जो न्यूसेलस सेल्स होते हैं, न्यूसेलस टिश्यूज होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होकर के, डेवलप होकर के क्या बनाते हैं? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। फिर मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये आपका मेगा स्पोर बनाने का काम करती है। ठीक है, उसको समझने से पहले ज़रा सा और एक ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर देख लो। जहाँ पर आपके पैरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर एक पोर सा खुला रहता है। इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इस पोर को हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है हाइलम। हाइलम क्या था? आपका फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो था उसको हम क्या कह रहे थे? हाइलम कह रहे थे। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है? जहाँ पर आपके पैरेनकाइमेटस टिश्यूज नहीं प्रेजेंट हैं उस पोर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल का काम क्या है? तो जो माइक्रोपाइल यहाँ पे खुला हुआ सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो खुला हुआ है यहाँ से देखो, ये है आपका एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है बेटा? एम्ब्रियो सैक है आपका। तो माइक्रोपाइल से ही पॉलन ग्रेन आपका जो आपका मेल गैमीट है वो कहाँ जाता है? एम्ब्रियो सैक में जाता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का काम क्या हो गया? समझ आ गया? ये क्या है आपका? ये मेल गैमीट को थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करने में मदद करता है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, जो माइक्रोपाइल है ये दिख रहा है कि जहाँ पे आपके पैरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है वो है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। लेकिन इधर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पैरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट हैं, राइट। तो इस वाले इस सिरे को, इस भाग को क्या कह रहे हैं हम? चलाजा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलाजा कह रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। तो एक ओव्यूल में 2 सिरे बन गए, 2 एंड बन गए। कौन कौन सा? एक ऐसा एंड जहाँ पे पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। जहाँ पे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? चलाजल एंड कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें आपको 3 चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्या? एक चलाजल एंड ध्यान रखना है, एक माइक्रोपाइलर एंड ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है? फ्यूनिकल ध्यान रखना है। फ्यूनिकल क्या था? आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से जो ओव्यूल को जोड़े रखती है वो क्या है? आपका फ्यूनिकल है। ठीक है, इसी फ्यूनिकल और आपके चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के बेसिस पर, उसके आधार पर आपके ओव्यूल को कई संरचनाओं में देखा गया। अलग अलग टाइप के ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स देखे गए अलग अलग पौधों में। सबसे कॉमन उसमें क्या है? उसमें सबसे कॉमन है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है आपका? ये देखो, ध्यान से ज़रा देखो, माइक्रोपाइल, चलाजल एंड और आपका फ्यूनिकल। क्या आपका? फ्यूनिकल। ये तीनों एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल एक ही सीध में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल एक सीध में, एक लाइन में बनते हुए दिखाई दे, तो वो वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा ऑर्थोट्रोपस होता है। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये है आपका माइक्रोपाइल, ये है आपका चलाजा। ठीक है, यहाँ पर आपका देखो, ये दोनों ये एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, राइट। क्या दिखाई दे रहा है? ये एक सीध में दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है?
किस टाइप का ओव्यूल है? ये है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये भी स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा किस टाइप का है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का है। मैक्सिमम प्लांट्स में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। देखो यहाँ पर है क्या आपका, ये है आपका ये स्टाक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ क्या दिखाई दे रहा है? आपका माइक्रोपाइलर एंड दिखाई दे रहा है। ये है आपका चलाजल बेस, माइक्रोपाइलर, चलाजल बेस, और ये आपका क्या है? फ्यूनिकल वाला पार्ट जो है, ठीक है। इस टाइप का जो ओव्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को ऐसे उलट दो आप, उलट दिया, 180 रोटेट कर दिया, ये देखो दिख रहा है, 180 रोटेट कर दिया तो ये आपका नीचे की तरफ आ गया। ये कौन सा एंड है आपका? ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड। ये ऊपर की तरफ क्या है आपका? ये चलाजल एंड है। ये क्या है आपका? ये है फ्यूनिकल आपका। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड को मैं एम से डिनोट कर रही हूँ। ये है आपका क्या? चलाजल एंड। और यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है? ये है आपका हाइलम। ये क्या है? हाइलम है आपका, ठीक है। देखो जब आपका माइक्रोपाइल और चलाजा ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे, इस टाइप का आपका जो ओव्यूल होता है उसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल कैसे मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो 180 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है? एनाट्रोपस ओव्यूल बन जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका ये क्या है? हेमीट्रोपस ओव्यूल है। ये क्या है? हेमीट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल आपका 90 डिग्री रोटेट कर जा रहा है, तो क्या बना रहा है? हेमीट्रोपस ओव्यूल बना रहा है। यहाँ पे देखो ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये है हमारा चलाजल एंड, यहाँ हमारा क्या है? ये है हमारा फ्यूनिकल। क्या है हमारा? फ्यूनिकल है, ठीक है। ये देखो तो आपका माइक्रोपाइल और आपका चलाजल एंड ये क्या है? एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। फ्यूनिकल आपका नीचे की तरफ है, तो देख रहे हो इसमें देखो चलाजा और फ्यूनिकल पास पास है। हेमीट्रोपस ओव्यूल में हम क्या देख रहे हैं? चलाजा और फ्यूनिकल क्या है? पास पास है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब ये देखिए आपका ये है आपका केमाइलोट्रोपस ओव्यूल। क्या दिख रहा है? केमाइलोट्रोपस ओव्यूल। इस केमाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या दिखाई दे रहा है? ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है कौन सा? ये कौन सा एंड है? चलाजल एंड। ये है हमारा क्या? फ्यूनिकल एंड, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपके चलाजल एंड और फ्यूनिकल एंड पास पास दिखाई दे रहे हैं, और जो माइक्रोपाइल है वो इसके सामने नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप के ओव्यूल में क्या दिख रहा है हमारा? चलाजल और फ्यूनिकल क्या है? पास पास है, ठीक है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होता, एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है। क्या है? एम्फीट्रोपस ओव्यूल में देखो, ये देखो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड, और ये देखो क्या है? चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड में क्या दिखाई दे रहा है? ये तो आपके एनाट्रोपस ओव्यूल के जैसे ही इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये घूम जाती है और जिसमें आपका जो ओव्यूल होता है वो हॉर्स शूट टाइप का दिखाई दे रहा है। जो घोड़े की नाल जैसे यू आकार की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसमें ओव्यूल जो है इस तरीके से वो घोड़े की नाल के आकार की दिखाई देती है। तो इस टाइप के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और यही एक ऐसा टाइप का ओव्यूल है जिसमें आपका जो ये एम्ब्रियो सैक होता है वो आपका कैसा दिखाई देता है? घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? ये देखो ये कंप्लीटली ये 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या दिखाई दे रहा है? ये 360 डिग्री रोटेट हो जा रहा है। इस टाइप के जब आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल 360 डिग्री रोटेट हो जाए और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल की बात समझ में आ गई। अब देखो आप कभी भी ये गलती मत करना कि आपका माइक्रोपाइलर एंड हमेशा नीचे की तरफ होगा या फिर चलाजल एंड हमेशा ऊपर की तरफ होगा। जो बेस वाला स्ट्रक्चर बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं? चलाजल एंड कहते हैं। जहाँ पर आपका ये प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या कह रहे हैं? वो है हमारा माइक्रोपाइलर एंड,
वो क्या है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। इन दोनों ही सिरों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका मेगास्पोरोफाइट से मेगास्पोर न्यूक्लियस जब बनेंगे आपके, तो जो 3 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे देखो, ये कौन कौन से सिरे से जाकर के लगते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में समझने के लिए आपको चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड को समझना ज़रूरी है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये एनाट्रोपस और अलग अलग टाइप के जो आपके ओव्यूल थे वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मेगास्पोरोजिनस टिश्यू से आपका मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से फिर क्या बनेगा आपका मेगास्पोर बनेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड, चलिए ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या? डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, चलो यहीं देख लो। ये देखिए, यहाँ से ये वाले फिगर से आप ये वाला पार्ट फोकस करिएगा, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, इतना पार्ट आप फोकस करेंगे, नीचे के पार्ट को फोकस करिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इस फ्लावर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं, एंथर क्या है, स्टेमन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं कि हमारा ओव्यूल क्या होता है। जो हमारा ओव्यूल है, उससे पहले इस फिगर को समझने से पहले ये देख लो एक बार, ये देख लो एक बार ज़रा, तब और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, जो हमारा मेगास्पोर होता है, ये मेगास्पोर हमारा बनता कैसे, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो ओव्यूल है उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस टिश्यू। यही पैरेन्काइमेटस टिश्यू आपके स्पेशलाइज्ड होकर के क्या बनाते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? आर्कीस्पोरियल सेल। जो आर्कीस्पोरियल सेल होते हैं ये फर्दर डिवाइड होकर के पैराइटल सेल बनाते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इंटरनल पैराइटल सेल बनाते हैं। तो ये पैराइटल सेल देन फर्दर ही क्या होते हैं? डिवाइड होकर के बनाते हैं मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। आपका जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड होती है। किस तरीके से डिवाइड होती है? मेयोसिस करती है। क्या करती है? मेयोसिस करती है। मेयोसिस करके ये बनाती है आपका बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्या है आपका? बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर बना रही है। ठीक है, ये फर्दर मेयोसिस करती है। फर्दर मेयोसिस करके ये बनाती है आपका टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर। क्या बना रहा है? टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर बना रहा है बेटा। ठीक है, यही टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर क्या होता है? अब जैसे जब हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोर बन रहा था हमारा, तो माइक्रोस्पोर में भी यही वाला स्ट्रक्चर बन रहा था, राइट। और उसमें चारों के चारों आपके न्यूक्लियस क्या थे? फर्टाइल थे। वो चारों के चारों डेवलप होकर के क्या बना रहे थे? पॉलन ग्रेन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो ये टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, इसमें से केवल एक ही मेगास्पोर आगे चल करके, मेगास्पोरोसाइट आगे चल करके मेगास्पोर बनाता है। तो कैसे बनाता है और किस तरफ से ये आपके जो टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है डीजेनरेट होते हैं, ये हम देखेंगे। जिसको ये माइक्रोपाइलर एंड मेगा आपका चालाजल एंड के बारे में समझ में आ गया, उसको ये फिगर समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है, आपका प्रारंभिक न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है। आपके जो न्यूसेलस हैं यही क्या करते हैं? डेवलप होकर के क्या बनाते हैं? मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल देन मेयोसिस करके क्या कर रहा है? बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पर आपका ये क्या है? 2n स्ट्रक्चर है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी है। लेकिन जब ये मेयोसिस कर जाता है तो इस वाले में आपके जो बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर हैं, यहाँ पर आपके गुणसूत्रों की संख्या 1 ही रह जाती है, सिंगल रह जाती है, हाफ रह जाती है। हैप्लॉइड होते हैं, ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? ये अगुणित होते हैं। ठीक है बेटा, चलो फर्दर डिवाइड होकर के ये क्या बना रहे हैं? आपके टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यही टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाता है?
इसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक क्या रह जाता है, एक डेवलप होकर के क्या बनाता है, फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है। क्या बनाता है, फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि ये क्या रहता है, ये एक्टिव रहता है। यही मेगास्पोरोसाइट क्या होता है, आपका एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। अब आपको जो ये वाला फिगर मैं समझाऊंगी, ये फिगर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये है आपका ओव्यूल। क्या है आपका, ये ओव्यूल। ओव्यूल का ये एंड जो है चलाजल एंड होगा, ये वाला एंड क्या होगा, चलाजल एंड होगा। ये वाला जो एंड है ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला एंड हमारा चलाजल एंड, सी से डिनोट कर रही हूँ, ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, एम से डिनोट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे ये है हमारा क्या, मेगास्पोरोसाइट है। क्या है ये, मेगास्पोरोसाइट, सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 2n दिखाई दे रहा है, द्विगुणित है, डिप्लॉयड है। अब देखो मियोसिस करता है ये, मियोसिस के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। तो मियोसिस करके ये टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहा है, 1 2 3 4 टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहा है। टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो बनता है, ये यहाँ पे देखो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, हाफ है, आधी रह गई। ये है हमारे मेगास्पोर्स। क्या है, ये हमारे मेगास्पोर्स हैं। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या है आपका, चलाजल एंड। क्या है, चलाजल एंड। ध्यान दो इस वाले फिगर में, देखो यहाँ के 3 जो आपके न्यूक्लियस थे, मेगास्पोर्स थे, वो क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। क्या हो गए, डीजेनरेट। चलाजल एंड की तरफ वाला जो न्यूक्लियस है ये क्या है, फंक्शनल है, ये सर्वाइव कर रहा है, अभी जीवित है। यही आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा, यही वाला आपका मेगास्पोर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस मेगास्पोर में क्या होगा, अब माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस की प्रक्रिया इसमें 3 बार होती है। भाई 3 बार क्यों होती है, ये यहाँ से इस फिगर में देखिए, हमारा ये क्या है, ये है हमारा मेगास्पोर है। एक बार माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, तो क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लियस बना देगा। ठीक है, फिर से समसूत्री विभाजन होता है, 4 मेगास्पोर बना देता है। फिर से समसूत्री विभाजन होता है तो 8 न्यूक्लियस बना देता है। कितना बनाता है, 8 न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, अभी देखो, अभी सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बन रहे हैं। इस टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि जब सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्रक विभाजित होते रहें तो उस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब आपका 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाता है तब आपकी कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है, साइटोप्लाज्म आपका विभाजित होता है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या हो जाता है, ये आपके अरेंज्ड हो जाते हैं। अरेंज्ड होकर के ये किस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, चलाजल एंड है ये, और ये क्या है आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 न्यूक्लियस तो चलाजल एंड की तरफ आ गया, 3 न्यूक्लियस आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गया, और 2 न्यूक्लियस जो आपके हैं वो बीच में रह गए। कहाँ रह गए, बीच में रह गए। ठीक है, देखो इस न्यूक्लियस के पास भी सेल कोशिका है, इसके पास भी है, इसके पास भी, यानी कि ये सभी आपके साइटोप्लाज्म से क्या हुए हैं, कोशिका से घिरे हुए हैं, सेल वॉल से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका, ये इधर पे भी आपके जो हैं ये भी कोशिका ने इनको क्या कर रखा है, घेर रखा है। ठीक है, लेकिन ये दो आपके जो ये सेंट्रल न्यूक्लियस हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, मैं सभी का नाम आपको बताऊंगी, इनको किसी भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने घेर नहीं रखा है, कोशा भित्ति ने आप इसको नहीं घेर रखा है। ठीक है, बीच का ये पूरा का पूरा एक सेल है, ये बीच में क्या है, एक पूरा का पूरा सेल है। ठीक है, तो देखो कितने केंद्रक हो गए, यहाँ पर कितने केंद्रक हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक यहाँ पर दिख रहा है। इसके पास भी कोशिका है, इसके पास भी कोशिका, इसके पास भी कोशिका, इसके पास भी कोशिका, इसके पास भी, इसके पास भी, यानी कि 6 केंद्रक ऐसे हैं जिसके पास कोशिका है। साइटोकाइनेसिस हुआ है तो ये कोशा भित्ति से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं।
ठीक है। लेकिन इन दो न्यूक्लियस के पास में कोई भी कोशिका नहीं है, ये फ्री न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये बस ऐसे ही इस बड़े वाले सेल में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। तो अब कितने कोशिका हो गई यहाँ पर, देखो कितनी हो गई है, एक ये बड़ी वाली कोशिका हो गई, यहाँ पर ये तीनों को घेरे हुए हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, 7 हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहते हैं, 7 कोश की 8 केंद्र की स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपका किस में पाया जाता है, पॉलीगोनम टाइप में पाया जाता है। पॉलीगोनम एक पौधा है जिसमें इस टाइप के केंद्रक का अरेंजमेंट देखा गया था एम्ब्रियो सैक में, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके ये केंद्रक इधर पे चलाजल एंड की तरफ अरेंज हुए हैं और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, इसमें से बेटा, इसमें से जो आपका सिर्फ ये वाला जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये है आपका एग सेल, इसको हम क्या कहते हैं, एग सेल, अंड कोशिका। ये दोनों जो हैं आपको, ये दोनों हैं, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स, सहचर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सहचर कोशिकाएं। और इनको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं एग अपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एग अपैरेटस कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो एग सेल है, अंड कोशिका है, जिससे आपका मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, तो वो किधर है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। आपका अंड कोशिका किस तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये वाला देखो, ये क्या है आपका, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इस तरफ जो चलाजल एंड की तरफ तीनों ये न्यूक्लियस आए हुए हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं इनको कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब आपके जो ये बीच में न्यूक्लियस, जो बीच में 2 न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इस जो डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक आएगा उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और आपका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है, उसमें इसका क्या रोल होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो 2 फ्री न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो इतनी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। ओव्यूल का जो आपका मेगा स्पोरोसाइट है, मियोसिस करता है सबसे पहले। मियोसिस करके क्या कर रहा है, सबसे पहले बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो 4 न्यूक्लियस आपके बने थे, 4 केंद्रक बने थे, उसमें से 3 तो डिजेनरेट हो जा रहे हैं, 3 नष्ट हो जा रहे हैं। किधर की तरफ से नष्ट हो रहे हैं, आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से नष्ट हो रहे हैं। एक न्यूक्लियस आपका फंक्शनल रहता है, यही न्यूक्लियस आपका क्या बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है आपका, भ्रूण कोश है, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में कितने केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, 8 केंद्रक दिखाई दे रही हैं। कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, 7 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 7 कोश की 8 केंद्र के स्ट्रक्चर कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहते हैं। किसमें पाया जाता है, ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल, पॉलीगोनम के पौधे में इसको देखा गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा स्ट्रक्चर जरा सा देखना ध्यान से, इसको फिगर को देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है इसमें, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट स्टाइल है, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर आ रहा है, पाइलर एंड की तरफ। ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, ओके। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ कैसे आ रहा है, उसको समझने से पहले एक बार फिर से जरा सा रिवाइज कर लो। देखो ध्यान से देखो, ये है आपका एंथर सैक है। इस एंथर सैक में कितने थिकस, 1 2 3 4 टेट्रा थिकस दिखाई दे रहा है। यही एंथर सैक में आपके पोलन ग्रेन बन रहे हैं। ये है आपका पोलन, ये है आपका क्या,
माइक्रोस्पोरोसाइट, देखो माइक्रोस्पोरोसाइट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस करके क्या करे, टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन रहा है। टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जब बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर हमारे बन गए। माइक्रोस्पोरोसाइट से माइक्रोस्पोर हमारे बन गए। माइक्रोस्पोर हमारा फिर माइटोसिस करता है, समसूत्री विभाजन करता है, सिर्फ अपनी कोशिका को बढ़ाने के लिए समसूत्री विभाजन करके क्या कर रहा है, ये पॉलिन ग्रेन बना रहा है। पॉलिन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। अब यही पॉलिन ग्रेन क्या होगा, पॉलिन ग्रेन आपका आएगा आपके स्टिग्मा पर आएगा। स्टिग्मा पर जब आएगा तो पॉलिन ट्यूब बनाएगा, और पॉलिन ट्यूब बना करके ये किधर की तरफ आ रहा है, माइक्रोपाइलर एंड से किसकी तरफ जा रहा है, आपके एग सेल में जा रहा है। किस में जा रहा है, एग सेल में। ये देखो, ये आपके 2 मेल गैमेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है आपके 2 मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट तो इस एग सेल से डिवाइड करेगा, एग सेल से डिवाइड करके क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करके क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, दूसरा जो न्यूक्लियस होता है, ये वाला दूसरा न्यूक्लियस, ये इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से क्या करता है, डिवाइड करता है। जब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से डिवाइड करता है तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। और ये भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भ्रूणपोष बन गया। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपका डेवलप होगा भ्रूणपोष, और यही भ्रूणपोष इस जाइगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जाइगोट आपका एम्ब्रियो में देन फर्दर सीड एंड फ्रूट वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो आज का यही टॉपिक है। लास्ट हमने देखा क्या कि हमारा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इतनी चीज़ें हमने समझ ली। कल की क्लास में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया। तो फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट में, फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, आपके पेटल्स का क्या होता है, कार्पेल्स का क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट बिफोर फर्टिलाइजेशन हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन पढ़ना है। थोड़ा सा देखा ना पॉलिनेशन का, ये देखा हमने कि आपका पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, यही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ और आज है, क्या है हमारा, ये है हमारा माइक्रोस्पोरोसाइट। क्या लिख रहा है आपको, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2 गुनी होगी। ठीक है, इधर देखिए ज़रा सा, मियोसिस कर रहा है, मियोसिस करके केंद्रक कितने हो गए, 2 केंद्रक हो गए, यानी अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। हैप्लॉइड न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये है सेलुलोज, और सेलुलोज क्या करेगा, इसको भोजन प्रदान करेगा। फिर से मियोसिस होता है, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इन सभी में, चारों न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड। अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर है, माइटोसिस करके क्या बनाता है, आपका पॉलिन ग्रेन बनाता है। क्या बनाएगा, पॉलिन ग्रेन बनाएगा। देखो ये माइटोसिस जब हो रहा है तो इसमें क्या बन रहा है, एक वेजिटेटिव सेल बन रहा है और एक जनरेटिव सेल बन रहा है। ये जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर के क्या करता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, और ये जो वेजिटेटिव सेल है इस जनरेटिव सेल को फूड प्रोवाइड करने का, भोजन देने का काम करती है। यहाँ पे देखो, ये है आपका वेजिटेटिव सेल और ये है आपका जनरेटिव सेल। देखो माइटोसिस हुआ, 2 मेल गैमेट बन गए। ठीक है, 2 मेल गैमेट आपका जो है इसमें बनता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, एक में बनना है आपको दोनों ही मेल गैमेट। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पौधों में ऐसा होता है कि जब एक ही मेल गैमेट बना हुआ है और वेजिटेटिव सेल है तो 2 कोशिकीय स्तर होता है, तभी आपका एंथर सैक फटता है और ये आपके पॉलिन ग्रेन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और पॉलिनेशन करा देते हैं। लेकिन कुछ पौधों में ऐसा होता है कि 2 मेल गैमेट पूरी तरीके से बन जाता है, उसके बाद एंथर सैक फटता है और फिर जाकर के पॉलिनेशन होता है। ये देखो, ये पॉलिनेशन का आपका ये प्रोसेस दिखाया गया हुआ है। ये क्या है,
पिस्टिल लिखा हुआ है, यानी कि ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ से आपका ये पॉलन ट्यूब बना हुआ है, और पॉलन ट्यूब किधर अंदर जा रहा है, किधर एंटर कर रहा है, आपके स्टिग्मा में एंटर कर रहा है। स्टिग्मा में एंटर करेगा, स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, ओव्यूल में पहुँच जाएगा। ठीक, सो दिस वॉज दी होल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे हम इसके बाद पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।